हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हो सब लोग? गाइस, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो, जैकेट पहन के मुझे इस भार के साथ शूट करना पड़ रहा है। और जिस रूम में मैं शूट करती हूँ सच में कोल्ड स्टोर है। एक्चुअली ऊपर वाला रूम है। तो वो ऊपर वाला रूम बहुत ठंडा है एंड जैकेट पहन के ना कंफर्टेबल सा नहीं फील होता है। ऐसा लगता है जैसे बंधा बंधा सा, एक बैगेज काइंड ऑफ फील होता है। बैगेज पे मुझे कुछ याद आया। कुछ बात है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ एंड आप लोग के भी उसमें राय जानना चाहूँगी मैं कि आप लोग की राय उस बारे में क्या है। देखो, हम लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि लाइफ में आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन बैगेज के साथ बढ़ते हैं। बैगेज कैसा? फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्रो कर रहे हैं ना, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, कभी किसी की कोई बात बुरी लगी, कभी किसी की कोई वो ग्रजेस, वो रिग्रेट्स, वो सब हमारे अंदर इकट्ठा होता जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर ही अंदर एक गैप क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, बहुत बार आप अपने यार दोस्तों में, घर बार में, सब जगह कहीं ना कहीं लड़ाई आपकी बजती बजती है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे लड़ाई नहीं होती। तो कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे ही खड़केंगे। तो वो खड़क, वो खनक आसपास पड़ोसियों तक भी ज़रूर सुनती होगी। और बहुत से घरों में फिर वो चीज़ें, आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली रिसेंटली कुछ हुआ तो मुझे भी लगा कि हाँ, जब मैंने उस बारे में सोचा अकेले बैठ के, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस बारे में आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों की राय जानूँ कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें, है ना। क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है मैनेज करने का। सो बेसिकली जो मैं कहना चाह रही थी वो ये था कि अगर सपोज करो, बहुत बार हमारे घर में, है ना, बड़ों के साथ छोटों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है एंड हम अपनी बात पे अड़ जाते हैं। होता कुछ सेकंड की वो चीज़ है कि हाँ, एक होता है ना, क्रोध को शांत रखो, पीस एंड काम। वो थोड़ी देर की बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है कि एक सेकंड का अगर वो, या एक मिनट का गुस्सा आप रोक लेते हैं ना, आपके मुंह से वो बात स्लिप नहीं होती है, निकलती नहीं है, दूसरे तक पहुंचेगी नहीं, घर में कोई कोहराम संग्राम कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर निकल गई, फिर एक इधर से शॉट बजा, एक उधर से, हर तरफ से शॉट ही शॉट, और वो जो खिचड़ी घर में पकती है उसके बाद उसका असर कुछ घंटों तक रहता है ना। तो मतलब जैसे थोड़ा सा हो जाता है ना, हीटेड आर्ग्यूमेंट काइंड ऑफ थिंग, ऐसा होता है। एंड उसके बाद बहुत बार हम अपने मन में बातें रख लेते हैं। तो मैंने अपने साथ भी ये चीज़ एक मतलब पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया कि बहुत बार पहले मैं मन में बात रख लेती थी। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि मन में बात नहीं रखनी चाहिए। उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैं फॉलो करती हूँ, दूसरे की जगह पे जाके देखो, दूसरा क्या सोच रहा होगा, क्या उसकी परिस्थितियां हैं, कंडीशन है, सिचुएशन है। और नो डाउट आपको नहीं पता उसने पूरी लाइफ में क्या कैसे चीज़ें फेस की है, मैनेज किया है ना, चीज़ें। बट फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं ना यार, थोड़ी सी हमारी कोशिश रहेगी, थोड़ा हम इधर से प्यार देंगे या समझेंगे, थोड़ा उधर से प्यार आएगा। तो जो जंग या जो चीज़ हम प्यार से मैनेज कर सकते हैं ना, वो किसी चीज़ से मैनेज नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो मेरा आज का मोटो है, या कहना चाहिए मेरा मैसेज है, वो ये है, टू स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। और वो तब पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने लेवल पे एकदम शांत और पीस वाली जो स्टेट होती है ना, वो वाली चीज़। तो बेसिकली प्यार बांटो, और प्यार क्या कहते हैं कि करो और बांटो, दोनों चीज़ें, ठीक है। एंड प्यार बांटने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि राह चलते जितने भी लड़के लड़कियां एक दूसरे को, भाई मतलब नो डाउट यार, अगर कोई अच्छा लग रहा है, आप अप्रिशिएट करते हो उसको, करते हो प्रपोज, मारते हो प्रपोज, ऐसी बात नहीं है। बट ऐसा ना हो कि जबरदस्ती पीछे ही पड़ गया, अगला इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। दैट इज नॉट प्यार। एक्चुअली ट्रू लव इज जब आप सामने वाले की, और ये कहीं नहीं लिखा कि ट्रू लव सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला होता है, नेवर एवर। ट्रू लव इज अ थिंग, मतलब थिंग भी नहीं करना चाहिए, दैट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग कि आप किसी की अच्छाई या किसी का आप अच्छा चाहते हो, राइट, किसी का आप हर तरह से अच्छा चाहते हो कि उसका सब अच्छा ही अच्छा हो, कभी उसका कुछ बुरा ना हो, दिल से अनकंडीशनल लव। एक्चुअली यस, दिस इज द राइट वर्ड, अनकंडीशनल लव, जो मैं कहना चाह रही थी। और हमारे जितने भी रिलीजन हैं, या मुझे मतलब वो मेरी पर्सनल फीलिंग है, जितने हमारे रिलीजन हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं सारे, है ना, वो भी हमें यही सिखाते हैं कि खुदा के नज़दीक जाना है तो प्रेम करो, है ना। प्रेम एक ऐसा रास्ता है जो खुदा से जोड़ देता है हमें। तो वो प्रेम ऐसा नहीं है जो आजकल का टाइप का प्रेम है, वो दैट इज अनकंडीशनल लव, कि आप हर एक इंसान को इंसान समझो, जानवर को मतलब समझो यार, उसकी रिस्पेक्ट करो, किसी को हर्ट ना करो कभी इंटेंशनली। हो जाता है दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आप उसको, अगर हो जाता है, अपोलोजाइज करो, है ना, सॉरी फील कर सकते हो कि हाँ हमसे हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप मुस्कुराओगे, थोड़ा उधर मुस्कुराहट आएगी, बस उसके बाद तो जैसे होता है ना, बागों में फूल ही फूल खिलेंगे, वो वाली फीलिंग होगी कि आसपास इन्वायरमेंट हमेशा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब आप पॉजिटिव हेल्थ के साथ आगे बढ़ते हो लाइफ में, तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली नेगेटिव हमारे सिर्फ यहाँ का खेल है, सिर्फ यहाँ तक का, उससे आगे कुछ नहीं है। तो ये मेरी आज कुछ, वो एक्चुअली मैंने खुद
संडे था ना, समझ रहे हो। ये जो आपकी वीडियो आज मतलब आज के दिन में आपको जो पढ़ा रही हूँ, ये मैंने एक्चुअली शूट की है संडे को। तो संडे जब इंसान खाली बैठा होता है तो कभी कभार चीज़ें सोचता है, एनालाइज करता है, तो उसमें से ये पिटारे में से निकल के आया, ठीक है। तो प्यार फ्रॉम द पिटारा ऑफ कीमोफिलस लॉरिका, ये कहना चाहिए, ठीक है। तो आज का पिटारा हमारा यहीं तक। पिटारा, अब पिटारे से हम वापस आते हैं अपने ट्रैक पे, जो हमें पढ़ना है हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक। हाँ, बट अगले टॉपिक से पहले मैंने न्यूमेरिकल्स दिए थे, उम्मीद करती हूँ आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, बट आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ना सॉल्व करके आंसर नहीं बताया, और मैं उस चीज़ से नाराज़ हूँ। मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो मेरे हिस्से की मेहनत है, मेरी ड्यूटी है, मेरे कर्म है। तुम्हारे कर्म क्या है? तुम्हारे कर्म है तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें बार बार पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना आता है उतना करना है। नहीं आता कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, ट्राई करके टूटा फूटा आंसर देखो, कुछ तो दोगे, एटलीस्ट ट्राई तो करोगे। कदम बढ़ाओगे ही नहीं तो मंजिल तक कहाँ पहुंचोगे भाई। कदम तो बढ़ाओ, मंजिल तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे। पहला है हमारा जो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, तो कुछ नहीं करना, ये तो बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। चलो पहले हम देखें क्या है। टेम्परेचर है आपका 273 केल्विन, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? पाई इज इक्वल टू CRT। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला भूल गए इसलिए लिख दिया मैंने। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कैलकुलेट करना है, C कॉन्सेंट्रेशन N/V। तो N आपका कैसे आएगा? N आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका? W2 उसका गिवन मास है 5 ग्राम। M2 यूरिया का होता है 60, इसका कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, 60 होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार नहीं भी दिया होता, ठीक। तो 60 ग्राम हो गया, क्या रह गया भाई? और 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 5% का मतलब क्या है? 5 ग्राम यूरिया इन 100% सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाँ, यस, वॉल्यूम आपका आ गया 100, क्या कहते हैं, 100 मिलीलीटर, राइट। तो 100 मिलीलीटर से आप यहाँ निकालेंगे 100/1000, 100/1000 से आपका बन जाएगा 0.1 लीटर। बस आ गया सब कुछ। N/V हो गया, यहाँ से N/V हो गया, R की वैल्यू दे रखी है T, बस वैल्यू पुट कर दो अब, दैट्स इट। तो पाई इज इक्वल टू N/V RT। N है आपका, N के लिए भी हम लिख सकते हैं क्या? W2/M2, और ऊपर RT है, नीचे V है। W2 की वैल्यू 5 इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273। ये वैल्यूज़ याद रखना, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत बार क्वेश्चन में नहीं दी होती, तो हमें खुद से करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि आपका जो पूरे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, किस किस यूनिट में एक्चुअली चीज़ें दी हुई हैं, उसके हिसाब से आप आर की वैल्यू लेते हो। 8.314, 0.083 और ये 0.0821, ये 3 ही वैल्यूज़ है जो मोस्टली यूज़ होती हैं। इसके अलावा 2 कैलोरी वाली कम यूज़ होती है। तो ये हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन के, उतनी ज़्यादा बार आपको इसका आइडिया लगता जाएगा कि कहाँ क्या यूज़ करना है, ठीक है। राजधानी की स्पीड से जो मैं बोल रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पकड़ पाते होगे उस राजधानी की डोर को। ऐसा ना हो कि उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच ना कर पा रहे हो। अच्छा जी, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। एंड उसके बाद है M2 60, वॉल्यूम 0.1। करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करके ये आपका आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, क्योंकि इस टाइम कैलकुलेट करने में फालतू कटिंग जाती है, बार बार एडिटिंग में कट मारो, ये करो वो करो, है ना। फिर इससे बेटर है कि साफ सुथरा नीट एंड क्लीन किया जाए। 18.6867, ठीक है, एटमॉस्फेयर 6768 अप्रॉक्स, जो भी आप करोगे। ये आ गया आपका एटमॉस्फेयर। क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दी हुई थी ना, ये है आपकी आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ मुझे पता है इस कैमरे में देखना पड़ता है। पहले पहले क्या होता था, मैं बोल रही हूँ और ये यहाँ से स्क्रीन हिली होती थी, तो मुझे ये नहीं पता लगता था आई एम पॉइंटिंग समवेयर, और वो दिखता नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, ये मुझे बीच बीच में इसमें देखना पड़ेगा कि मैं अगर कहीं बता रही हूँ कि ये चीज़, तो वह यहाँ कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि पढ़ा कुछ रही हूँ दिख कुछ रहा है। तो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हम कहते हैं ना कि ग्रो करते हैं धीरे धीरे। तो इनफैक्ट मैंने खुद देखा, मेरे चैनल की जो फर्स्ट वीडियो थी और अब की वीडियोस में बहुत फ़र्क है। और आप लोगों ने भी शायद, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। और बस यही है, ज़िंदगी सीखने का नाम है। धीरे धीरे सीखते जाओ, कभी कुछ सीखो कभी कुछ सीखो। सीखना हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, ज़िंदगी का सफ़र। अच्छा जी, तो ये हमारी वैल्यू आ गई कैलकुलेट करके। अगला क्वेश्चन है 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला दिया हुआ है, इज आइसोटोनिक विद दिस। तो आइसोटोनिक की बात आ गई, इसका मतलब दोनों जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है? सेम, ठीक है। तो एक आपका शुगर का दिया हुआ है, दूसरा है अननोन कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है।
मोलर मास आपको उस अननोन सब्सटेंस का निकालना है। ठीक है जी, तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? हमने शुरुआत करनी है सुक्रोज से। ठीक है, आइसोटोनिक का सबसे पहले मतलब लिख लो। आइसोटोनिक मीन्स हैविंग सेम कंसंट्रेशन। ठीक, अच्छा पहले आपका फॉर शुगर आ जाएगा। फॉर शुगर आपने बोला है 4% सॉल्यूशन, तो 4 ग्राम आपका 100 के हिसाब से है, तो 1000 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 40, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 30। तो ये चीज़ देखो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप 100 ml की बात कर रहे हो कि 1000 ml, 1 लीटर हम कैलकुलेट करते हैं ना जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो मैंने 100 का क्या बना दिया? 1000। इसलिए आपका ये भी जब 100 का 1000 बनाया तो ये 4 का 40 हो जाएगा, राइट, दैट वे। तो हमने एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, यहाँ पे 4% 3% ही है ना, कुछ और तो नहीं दिया हुआ? यस, यही दिया हुआ है। अच्छा जी, फॉर शुगर आपको दिया हुआ है 4% सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन सी की वैल्यू आपको दी हुई है 4 ग्राम पर 100 मिलीलीटर या 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आप कह लो, दैट इज इक्वलेंट टू 40 पर 1000 ml मैं लिख सकती हूँ, राइट। तो कंसंट्रेशन आपकी क्या हो गई है? 40 ग्राम हमने इन जनरल ले दिया, ठीक है, क्योंकि हम पर लीटर की बात कर रहे हैं। और क्या निकालना था भाई? पाई इज इक्वल टू CRT। कंसंट्रेशन, अरे कंसंट्रेशन नहीं, ये तो वो हुआ 40 ग्राम पर लीटर है ना। इसके बाद आपको वो कैलकुलेट करना है पर ग्राम पर लीटर, ये 40 ग्राम पर लीटर दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है एक्चुअली। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या आ जाएंगे? गिवन मास 40 ग्राम, और दूसरा आपका क्या होगा? मोलर मास। इसका मोलर मास होता है 342, याद ही कर लो, बार बार ही तो आएगा, पूरा प्लस माइनस करोगे, इससे बेटर है कि याद कर लो, याद ही हो जाएगा। 40/342, ठीक है, 40/342 मोल्स पर लीटर। ठीक, अब उसके बाद अगला आता है हमारा फॉर अननोन सब्सटेंस। अननोन का ही है ना, हाँ, फॉर अननोन सब्सटेंस। इसमें आपका क्या होगा? सी यानी आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है वो थी 3 ग्राम पर 100 ml, जिसको कि मैंने इक्विवेलेंट करके लिख दिया 30 ग्राम पर लीटर, राइट, यस, पर लीटर हो गया। और उसके बाद हमें, हाँ, इसका जो वो है नंबर ऑफ मोल्स हम हमारे इसके होंगे 30/m। ये m क्या है भाई? m है इसका मोलर मास, राइट, जो कि हमें नहीं पता है, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो आप क्या करोगे इसके बाद? अगला जो एज इट इज आइसोटोनिक, एज दे आर आइसोटोनिक, सॉरी, दे आर आइसोटोनिक, तो हम क्या करेंगे भाई? हमने करना है 30/m इक्वल टू 40/342। ठीक, 40/342, यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सीधे कैलकुलेट कर दिया है 256 के अप्रॉक्स, 256.6 या 7 इस तरह से आपका अप्रॉक्स ग्राम। ये आपका आ गया आंसर, हो गया कैलकुलेट। 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन में इतना टाइम निकल गया, अल्लाह, पता नहीं लगा आज तो। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है कंपैरेटिव था जितना मुझे याद आ रहा है पिछली बार का। एट 300 केल्विन दिया हुआ है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ओके, प्रेजेंट पर लीटर इट सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस मच। अच्छा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है किसका? ग्लूकोज का, 36 ग्राम, ठीक है जी, और पर लीटर है, ओके फाइन। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक दूसरा ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, सेम टेम्परेचर पे, तो हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ओके, 2 सॉल्यूशंस, फॉर्मूला है आपका पाई इज इक्वल टू CRT, है ना, सेम टेम्परेचर, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, क्या रह गया? पाई और C, R और T तो कांस्टेंट ही है, तो हम क्या कर सकते हैं? पाई1 रेशियो ले लें, पाई1 डिवाइड बाय पाई2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2, है ना, हाँ ये ठीक रहेगा। पाई1 की वैल्यू है आपकी, ये मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रही हूँ यार, ये आई थिंक आप कर सकते हो इतना, ठीक है। पाई1 आपकी है 4.98 और पाई2 है आपकी 1.52, ठीक। और इधर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब फिर से वही आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका देखो, C1 और C2 दोनों के लिए N/V दोनों के लिए वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर अगर लोगे तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स रह गए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक हमें दे रखा है ग्लूकोज का 36 ग्राम, तो 36/180, 180 होता है ना ग्लूकोज का, ठीक। और जो दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन है वो वही तो कैलकुलेट करनी है सॉरी, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम C2 लिख देंगे। C2 बस आपका कुछ नहीं है, उसके बाद ये इधर गया 36/180 एंड
1.5 टू डिवाइड बाय 4.98, कैलकुलेट करके आ गया 0.061 मोलर। ये हो गया आपका आंसर। कंपैरेटिव क्वेश्चन था और बहुत इजी था। तो इन सब में आपका मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं एंड बहुत इजी होते हैं। तो डोंट मिस एंड डोंट लूज योर मार्क्स, एक्चुअली कहना ये चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उसमें पूरे डायरेक्ट आपके मार्क्स हैं। इनको जरूर करो, अटेम्प्ट करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आज करना है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखते हैं क्या है वो टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में उतार चढ़ाव नहीं यार, उतार चढ़ाव नहीं, मजाक कर रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना, और इस स्ट्रीम को हम कहते हैं, स्टडी को हम कहते हैं एब्यूलियोस्कोपी। जैसे आपके क्रायोस्कोपी होती है ना, लो टेम्परेचर पे स्टडी, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के लिए हम ये बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपी। एंड क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट आपका कैसे कनेक्टेड होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है तब, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक आप डायग्राम देखो, सॉरी डायग्राम नहीं, ग्राफ देखो। ग्राफ में एक साइड वेपर प्रेशर लिया है, एक साइड टेम्परेचर लिया है हमने। यहाँ एक आपको सॉल्वेंट वाली लाइन दिख रही है और एक आपको लाइन दिख रही है सॉल्यूशन की। दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर के हमने शो कर रखा है कि कहाँ क्रॉस कर रहा है। तो ये हमने दिया हुआ है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर वेपर प्रेशर आपका कम हो जा रहा है, जब आपने अपने पहले वाली एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जब आपका वेपर प्रेशर कम हो गया, किसी सॉल्यूट को आपने ऐड किया जो नॉन वोलेटाइल है और उसको ऐड करने से आपका वेपर प्रेशर कम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचेगा। जब वो बराबर पहुंचेगा तब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। फाइन, इतना सही कॉन्सेप्ट था। वेपर प्रेशर कम हुआ तो उस भाई पहले यहाँ था, ठीक है, पहले यहाँ था आपका और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना आसान था। वेपर प्रेशर और कम हो गया तो यहाँ से यहाँ आपको और पहुँचने के लिए गैप ज़्यादा हो गया, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी क्या है, वही है वो आप जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, ज़्यादा आप अपनी तरफ से एनर्जी दे रहे हो, तब जाके वो बॉयल होगा जब वेपर प्रेशर आपका इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, बराबर हो जाएगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का हमेशा ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट से, ये हमें पता ही, ऑब्वियस सी बात है। और इस इंक्रीज को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रीज़न जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ राम कहानी जो लिखी हुई है उसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा कम होगा देन द प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो सॉल्यूशन को आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसको, ताकि आपका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ सके। उसी को आप क्या कहते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, ग्राफ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो ग्राफ का ही जो कंटेंट है वो ये है। टीबी नॉट और टीबी, ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस वाला नहीं है टीबी आपका वो टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर। एक है आपका जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट, और टीबी है वो है आपका जब आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बराबर हो रहा है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये जो गैप है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एंड आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला टॉपिक है जो हमने अभी अभी पढ़ा ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका एक्सप्रेशन। जैसे हमने पहले दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्रेशन पढ़ा है, ऐसा इसका है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये के बी क्या है, के बी सी वाला के बी नहीं है, ये है के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और एम स्मॉल एम है आपकी मोलैलिटी। तो छोटा सा रिलेशन है, छोटा सा बिल्कुल, है ना, और इसको याद रखना। इसमें m अगर आपका इक्वल टू 1 हो गया तो डेल्टा टीबी के बी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, उसकी वैल्यू 1 होगी तो। ओके, यूनिट्स, यस यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स वाले क्वेश्चन तो ना जो एमसीक्यूज आपके आते हैं ना एग्जाम में, उसमें पूछ ही लेते हैं किसी ना किसी की यूनिट, और बहुत बार आंसर ना इसी से निकल जाता है। ठीक है, देखो जो आप लोग ये क्वेश्चन एग्जाम्स देते हो ना, IIT जैम वाले, गेट वाले, उन सब में यूनिट्स का बहुत रोल है। स्पेशली जो IIT वाले एग्जाम्स हैं, इसमें चाहे जी वाला हो आपका, चाहे उसके बाद गेट हो, चाहे जैम हो, इन सब में न्यूमेरिकल्स और यूनिट्स दो पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, यूनिट्स के अपॉन एम, के क्या है, डिग्री, जो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो, एम मोलैलिटी के लिए, डिग्री सेल्सियस अपॉन एम, तो ये इन जनरल मैंने लिख दिया, डिग्री पर मोलैलिटी। ठीक है, फाइन। अच्छा जी, डेरिवेशन के लिए क्या है आपका, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, सिंपल डेल्टा टीबी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है ना। ग्रेटर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जितना ज़्यादा आपका वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, है ना। जितना वो नीचे होगा उतना ही ज़्यादा आपको हीट करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका पार्शियल प्रेशर है किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन के।
बस इन दोनों को हमने कोरिलेट कर दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और जब आपने इसका एक जो कांस्टेंट हटाया, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया, तो आपने ये हटाया तो आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया है ना, दैट इज के मल्टीप्लाई बाय x2। इसको हम ओपन अप कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को, बस ओपन अप कर लेंगे। तो क्या किया हमने, x2 की वैल्यू पुट कर दी है सिंपली, जैसे n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, यानी कि आपने ओवरऑल x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये नेग्लेक्ट हो जाएगा n2 नीचे वाला, तो n2 बाय n1 आ गया ये पूरी। फिर उसके बाद इसी तरह से जो मोल फ्रैक्शन की आपकी वैल्यू है ये आप यहाँ पुट कर देते हो, ठीक है ना। इसको आपने और ओपन अप कर लिया, n2 का तो नहीं, n1 के लिए w1 बाय m1 कर लिया, है ना। फिर यहाँ पे आपने क्या किया है, जस्ट डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले में पुट किया, और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें क्या पता लगा, w1 मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है जी। और n2 बाय w1 आपका क्या है, मोलैलिटी, इसको एज सच रहने दिया। k इंटू m1 को एक नया कांस्टेंट दे दिया kb, ठीक है, kb मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और ये आ गया आपका रिलेशन, बस। फिर उसके बाद इसी में से अगर मोलर मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमेशा करते हो, m की वैल्यू पूरी पुट कर दो, W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। मोलैरिटी जैसे ओपन अप करके लिखते हैं ना, मोलैरिटी वैसे ओपन अप करके लिख दो। ओपन अप करके आप लिखोगे यहाँ फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करोगे, तो KB तो था ही, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, M2 इस साइड ले जाओ, TB इस साइड ले आओ, डेल्टा TB, बस फॉर्मूला आ गया। तभी मैंने कहा कि सारा बच्चे ना कई बार ये फॉर्मूला वो सब रटते हैं, एक फॉर्मूला याद कर लो। मोलैरिटी आपको ऑलरेडी पता ही है, बेसिक्स आपको पता है सॉल्यूशन में कि मोलैरिटी हम ओपन अप करके कैसे लिखते हैं, तो बस वही वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट। इतना ज़्यादा अगर हम बेसिक्स हमारे, तभी मैं बार बार कहती हूँ बेसिक्स पे बहुत ध्यान दिया करो। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई भी चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ें। इसमें आपका एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है, मतलब जो बाकी दोनों आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना उसमें नहीं था, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है जी। KB इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 LV। ये LV क्या है, ये देखो मैं सारा मैं नीचे लिखा हुआ है, बताती हूँ अभी, पहले बता ही देती हूँ। R है आपका सिंपली वही गैस कांस्टेंट जो आप हमेशा यूज करते हो, 8.314 वाला है ना, जो सिंपली है वही है। T0 है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का, ठीक। फिर आपका आता है LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये होता है पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको जब आप कन्वर्ट करते हो डेल्टा H वेपोराइजेशन में, वो पर मोल के लिए होता है, ठीक है। ये देखो डेल्टा HV मैंने लिखा हुआ है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इसकी जगह अगर आप ये लेके आ रहे हो तो जाहिर सी बात है मोलर मास आपका आएगा, वो कहाँ जाएगा, ये। तो LV इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, यानी कि डेल्टा HV डिवाइड बाय M1, तो M1 यानी कि सॉल्वेंट को लेके, तो M1 ऊपर चला गया, बस आपने इसको रिप्लेस कर दिया है, एक ये और फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो ये आपका, और M1 मोलिकुलर मास यानी सॉल्वेंट का, ये आपका एक और रिलेशन हो गया जिसपे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर अब ये कहा जाए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, कैसे प्रूव करोगे, रिलेशन में आपने देखा ही है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो M मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा, सो इट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब इसके हो गए क्वेश्चन जो कि मैं आपको दूंगी और आपको खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट है, बस प्लस माइनस का खेल ध्यान रखना, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हो सकता है कहीं प्लस करना होगा कहीं माइनस करना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो एंड देन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, जो स्टार्टिंग का कंटेंट था ना पिटारे वाला उस पिटारे में से जिस रिगार्डिंग मैंने आपसे बात की है, मैं उम्मीद करती हूँ उस रिगार्डिंग आप लोग कुछ ना कुछ अपने अपने सुझाव, बातें जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है जी। सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ H2O। ओके, KB निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस बॉइल्ड एट दिस मच। कोई तो टेम्परेचर दिया हुआ है, देख लेना क्या है ये, डेल्टा TB है क्या है, अपने आप देखना है, तभी मैंने कहा प्लस माइनस का खेल है। और बाकी वाटर का निकालना है, मोलैलिटी दी है, कैलकुलेट करो, बाकी मैं तो अगली बार बताऊंगी, आपने खुद से पहले ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूट है आपका ग्लूकोज जिसका 18 ग्राम दिया हुआ है, डिजॉल्व्ड कितने में है, 1 kg, मोलैलिटी निकल गई। अच्छा जी, टेम्परेचर निकालना है जब वाटर बॉयल करेगा एट दिस मच प्रेशर, ठीक। तो KB आपको दी हुई है और बस कैलकुलेट करो। तो इनको मैं करूंगी डिस्कस नेक्स्ट टाइम। आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं, जो मैंने आपसे कहा हुआ है उसको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। इंस्टाग्राम हैंडल हमारे फॉलो करने हैं, वहाँ पे भी आप अपनी जो भी सुझाव एंड ऑल जो कुछ कहना चाहते हो बिंदास कह सकते हो, पूछ सकते हो। और यू कैन एक्चुअली
उसके माध्यम से मुझ तक पहुंच सकते हो। मैं आजकल अपनी हिंदी पे काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरी हिंदी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। एंड यस, FB पेज एंड कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी आपके क्वेश्चंस चले होते हैं उनको सॉल्व किया करो, दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। एंड और कुछ नहीं कहना, बस दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं है यार, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिंदास जियो और खुशियां बांटते रहो, प्यार बांटते रहो, है ना। ओके, कीप ऑन रोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका। बाय बाय, टेक केयर।